नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दी है, अब आप लोगों को रीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने कमेंट्स पढ़ा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी दिक्कत हो रही थी, तो ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज है जो कि मैं रख सकती हूँ स्लाइड में। ठीक है, तो अब तो रीडेबल होगा ये, आप लोग आराम से इसको रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रश्न भी बड़ा है, तो अगर आप समय लेना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। भूपट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है। में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पर अर्थ क्रस्ट के रिस्पेक्ट में। इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच रैपिडी असमता पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट की तुलना में निचली क्रस्ट में पी तरंग की गति ज्यादा होती है। और आखिरी आपको दिया गया, ऊपरी क्रस्ट में निचली क्रस्ट की अपेक्षा घनत्व कम होता है। तो चलिए बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपर क्रस्ट हैज अ लोअर डेंसिटी देन दी लोअर क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट जो होती है वो भारी चट्टानों से बनी होती है। ठीक है, और उनका जो घनत्व होता है वो निचली क्रस्ट की अपेक्षा कम होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, द स्पीड ऑफ पी वेव्स इज हायर इन द लोअर क्रस्ट देन इन द अपर क्रस्ट। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगर हम देखें तो द स्पीड ऑफ पी वेव्स जो होती है वो आपकी हायर होती है इन द लोअर क्रस्ट देन अपर क्रस्ट, एकदम सही है ये। फिर थिकनेस जो होती है वो कॉन्टिनेंट और ओशियन के लिए अलग अलग होती है। इट्स थिकनेस इज डिफरेंट अंडर द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन। तो ये याद रखिएगा, महासागरों में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। ठीक है, अगर हम महासागरों में देखेंगे तो इसकी औसत जो मोटाई होती है वो आपकी 5 किलोमीटर होती है, और यही अगर हम महाद्वीपों में देखेंगे तो ये 30 किलोमीटर तक होती है औसत मोटाई। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब बचा बी वाला। बी वाले में क्या दिया गया है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आपकी प्रेजेंट होती है उसको हम रैपिडी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ना कि रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। रैपिडी डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करेंगे क्लास रैपिडी की, तो याद रखिएगा रैपिडी डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मेंटल के बीच में होती है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक भी बता दूं, यहाँ पर ट्रिक याद करने की जो है वो आप याद कर सकते। सीएम, जैसे सीएम चीफ मिनिस्टर, ठीक है, राहुल गांधी। यहाँ पर मैं बस आपको बता रही हूं याद करने का तरीका, इस पे आप इसको बहुत उसमें मत लीजिएगा। ठीक है, बस याद करने के तरीके बता रही हूं इसलिए। तो सीएम राहुल गांधी लेमन, ठीक है, या फिर लटके आप करके याद कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए सीएम राहुल गांधी लटके। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर आपका मोहरो
विक डिसकंटिन्यूटी, फिर रैपिड डिसकंटिन्यूटी और उसके बाद ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, फिर लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो आप इसको CM RG राहुल गांधी लेमन करके या लटके करके याद कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई क्लास। अब देखिए यहां पर जब भी हम अर्थ को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम इस पोर्शन को ले क्वार्टर पोर्शन को, तो आपको पता है ये जो सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। और कोर जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आपका इनर कोर है जो सबसे अंदर है और एक आउटर कोर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मेंटल आता है, यहां पे मेंटल आता है, ये भी आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कैसे, एक आपका आउटर मेंटल है, मतलब अपर मेंटल है सॉरी, और एक आपका लोअर मेंटल है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, क्रस्ट आता है जो सबसे ऊपर होता है, और ये भी आपका दो तरीके से डिवाइडेड है, एक अपर क्रस्ट है और एक लोअर क्रस्ट है। अब जो डिसकंटिन्यूटी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लोअर अपर के बीच में ही है। तो देखिए जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, कोर्नोरॉड डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या हुआ, यहां पर देखिए लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, वो है मोरोविक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी हुई, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आपका लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में ग्यूटेनबर्ग, और फिर इनर कोर और आउटर कोर के बीच में लेमन। तो ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो अगर आपको ट्रिक याद है और आपको पता है सबसे अंदर कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है, तो आप आराम से अगर प्रश्न में डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रश्न बना एग्जाम में तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से इसीलिए बता भी दिया है। चलिए दूसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। तो यहाँ पर बताइए, माउंट एरेबस दिया है, उसके बाद माउंट एटना दिया है, ओजास डेल सलाडो दिया है। तो आपका कौन सा सही होगा, माउंट एरेबस, माउंट एटना और ओजास डेल सलाडो, ये जो तीनों हैं ये आपके एक्टिव वॉल्केनो हैं। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लास आपकी परीक्षा में इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछता है कि ये वॉल्केनो कहां पर है, तो यहाँ पर जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया है क्लास, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्लास, कभी अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में आपको ऐसा लगता है कि मैम आपको इस प्रश्न को हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहिए था, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस सेम प्रश्न को कवर कर लेंगे। अगर लैंग्वेज को लेकर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि बायलिंगुअल क्लास रखूं, दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई भी तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मयाना की जब हम बात करते हैं, मयाना कहाँ पर है, फिलीपींस में है, ठीक है। लाकी की बात करेंगे तो ये आपका आइलैंड में है। फिर माउंट ताना की बात करेंगे तो ये फिलीपींस में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम शास्ता की बात करेंगे तो ये यूएसए में है। रेनियर की बात करेंगे तो ये भी यूएसए में है। वुड कहां पर है, यूएसए में है, ठीक है। फिर आपका कटमई अलास्का में, यूएसए में। एल्ब्रूस जॉर्जिया में, कई बार परीक्षा में एल्ब्रूस पूछा है। किलिमंजारो तंजानिया में है, ठीक है। मोना लोया भी पूछा है, ये कहां पर है, ये आपका हवाई द्वीप में है, ठीक है। पिनाटुबो की बात करेंगे तो ये फिलीपींस में है। सेंट हेलेना भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है, ये यूएसए में है। समेरू भी पूछा गया है, ये इंडोनेशिया में है। मेरापी इंडोनेशिया में है, पूछा गया है। किलायू कहां पर है, ये भी पूछा गया, हवाई द्वीप में है। कोलिमा कहां पर है, मेक्सिको में है। हेक्ला आपका आइसलैंड में है, ठीक है। आइसलैंड में अभी हमने एक और देखा था, लाकी देखा था, ठीक है, आप पे याद रखिएगा। फिर असामा अगर हम देखेंगे जापान में है। पकाया ग्वाटेमाला में है, ठीक है। और आपका लांगीला की बात करेंगे तो ये पपुआ न्यू गिनी में है। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से प्रश्न बनता है। और ये समेरू, मेरापी, किलायू, एल्ब्रूस,
ठीक है, किलिमंजारो, रेनियर, ये सब सस्ता भी पूछता है आपका। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो परेशान मत होइएगा, आने वाले क्लास में हम लोग फिर रिवाइज करेंगे। लेकिन अभी आप स्क्रीनशॉट लेके एक जगह जहां पर भी आप पढ़ते हैं इसको नोट डाउन करके वहीं चिपका लीजिए, रोज पढ़ लिया करिए, दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है भारत में, तो आप याद रखेंगे बैरन आइलैंड में, ठीक है, अंडमान सी में आपका जो बैरन वॉल्केनो है वो एकमात्र आपका एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए एक और आइलैंड, बरातंग आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो ये अंडमान आइलैंड में है, ठीक है, और ये एक मड वॉल्केनो है, ये भी याद रखिएगा, ये एक मड वॉल्केनो है। यहाँ पर दोनों चीज याद रखिएगा आप, बैरन आइलैंड अगर आपसे पूछेगा कहां पर है तो ये अंडमान सी में है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। फिर इसके बाद आप याद रखेंगे बरातंग की, तो बरातंग कहां पर है, अंडमान आइलैंड में है और ये आपका एक मड वॉल्केनो, यहाँ पे मड निकल रहा है ना, तो ये एक मड वॉल्केनो है। ये भी चीज आप याद रखिएगा परीक्षा में अगर पूछे। चलिए तो थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से युग्म सुमेलित है पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बताइए क्लास, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है। निजनी नौग्राह को रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है। दूसरा है आपका तुरिन को इटली के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। और आखिरी आपको दिया गया है इवानोव को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो बताइए इसमें से आपका सही उत्तर क्या है। तो निजनी जो आपका नौग्राह है, ठीक है, उस ये एक जगह है क्लास, इसको नौग्राह अपने वाले नौग्रह से मत समझिएगा, ठीक है, ठीक है। ये नौग्राह जो हम लोग 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं वो नहीं है, जो निजनी नौग्राह है ये रूस में एक जगह है, ठीक है। तो क्या इसे हम रूस का डेट्रॉयट कहते हैं। तो ये आपका बताइए सही है कि गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे इवानोव की अगर हम बात करेंगे तो इवानोव भी रशिया में एक प्लेस है और उसको हम मैनचेस्टर कहते हैं रशिया का, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर तुरिन को इटली के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा नहीं, तुरिन को हम इटली का मैनचेस्टर नहीं कहते हैं, इसको हम इटली का डेट्रॉयट कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, तुरिन को इटली का डेट्रॉयट कहते हैं। और यहां पर अगर हम बात करेंगे इटली का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा मिलान को हम इटली का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। मिलान जो है वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। और तुरिन जो है जिसको कि हम इटली का डेट्रॉयट कहते हैं वो आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। अब मैं मैप में भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है ना, ये इटली का मैप है। इटली का मैप मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, अगर आपको याद होना होगा तो याद भी हो गया होगा। अभी तक जो स्टूडेंट एकदम सिंसियरली क्लास देख रहे होंगे उनको याद भी हो गया होगा। अभी मैं रिवाइज कराऊंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए ये आपका इटली है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमने देखा तुरिन के बारे में, जिसको कि हम डेट्रॉयट कहते हैं, इटली का ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, वो यहाँ पर है। मिलान की बात करेंगे तो मिलान यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा, जो कि सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। अब देखिए क्लास, जब भी आप अपने एटलस में मैप इस तरीके से पढ़िए तो अपने नोटबुक में कुछ इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया करिए और देखिए आपके दिमाग में चीजें बैठी है कि नहीं। अभी इटली है, मैंने आपको बताया कि इटली में आप याद रखेंगे इधर की तरफ कौन सा सी है, इधर की तरफ एड्रियाटिक सी है, ठीक है, याद है ना क्लास। देखिए अगर हम इटली का देखें तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हम इटली को लेके चल रहे हैं तो इटली के ईस्ट में एड्रियाटिक सी है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब अगर हम इधर आए साउथ के साइड में तो यहां पर आपको दिखेगा आयोनियन सी, याद रखिएगा कौन सा सी है, आयोनियन सी। फिर अगर हम इधर देखें साउथ वेस्ट में इधर की तरफ तो इधर है आपका टायरेनियन सी, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और इधर अगर हम देखेंगे वेस्ट साइड में तो इधर आपका क्या है, न्यूगेरियन सी।
अब क्लास में इटली के संबंध में आपको ये सब चीजें बता रही हूँ। ये चीज आपको क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा एड्रियाटिक, आयोनियन, टाइरेनियन और लिगुरियन सी, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इधर ही अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब बताओ मैंने और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे। मैंने आपसे इटली के कंटेक्स्ट में स्ट्रेट भी डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था यहां पर ये जो पोर्शन है ये सिसिली है, ठीक है, और ये आपके इटली में आता है। तो याद रखिएगा सिसिली, तो मेन इटली से सिसिली को कौन सा स्टेट अलग करता है? तो यहां पर आपका मेसिसिना स्टेट है। याद रखिएगा मेसिसिना स्टेट है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना क्लास? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये पढ़ाने का तरीका ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? मेसिसिना स्टेट है। फिर इधर मैंने आपको बताया था ये जो पोर्शन है ये है सार्डिनिया सार्डिनिया बोलते हैं इसको, ठीक है। और इधर ही एक छोटा सा पोर्शन आपका आता है जो कि ड्रॉ नहीं है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉर्सिका आता है। याद रखिएगा ये जो कॉर्सिका है वो फ्रांस का हिस्सा है और सार्डिनिया जो है वो इटली में आता है। तो कॉर्सिका और सार्डिनिया को अलग करता है एक स्टेट जिसको कि हम कौन सा स्टेट कहते हैं? बोनिफेशियो स्टेट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बोनिफेशियो स्टेट। तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास? तो जब भी इटली की बात होगी तो आपको इतनी चीजें याद रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी, आप याद रखेंगे एड्रियाटिक है। यहाँ पर मैं एक बार आपको रिवाइज कराती हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए क्लास। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एड्रियाटिक सी देखा, इटली के कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं। फिर इधर हमने आयोनियन सी देखा, इधर हमने टाइरेनियन सी देखा, फिर इधर ल्यूगेरियन सी देखा और आपको पता है इधर की तरफ मेडिटेरेनियन सी है। फिर हमने इटली के कुछ हिस्सों की बात की, जैसे सिसिली इधर की तरफ है, ठीक है, और सार्डिनिया इधर की तरफ है, ठीक है। सार्डिनिया और कॉर्सिका जो कि आपके फ्रांस का हिस्सा है, उसको कौन सा स्टेट अलग करता है? तो आप याद रखेंगे बोनिफेशियो स्टेट जो है वो अलग करता है। इसी तरीके से सिसिली को मेन इटली से कौन सा स्टेट अलग करता है? मेसिसिना स्टेट अलग करता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आज की क्लास में बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। भारत के निम्नलिखित तटीय मैदानों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रखिए। तो देखिए यहाँ पे काथियावाड़ दिया है, मालाबार दिया है, कन्नड़ दिया है और फिर कोंकण दिया है। तो आपको यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है। तो आप थोड़ा टाइम ले लीजिए, इसमें आपको सोचने का समय चाहिए होगा, तो आप समय ले लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सोचेंगे तो काथियावाड़ है, ठीक है, अभी मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद कौन सा रीजन आता है काथियावाड़ के बाद बताइए? फिर कोंकण रीजन आता है। फिर कौन सा आता है बताइए? कन्नड़ रीजन आता है और फिर मालाबार रीजन आता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। तो यहां पर देखिए क्लास ध्यान से, सबसे पहले आपको काथियावाड़ रीजन दिख रहा होगा। इसके ऊपर देखिए ये कच्छ रीजन है ना, रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे काथियावाड़ रीजन है। इसके बाद ये देखिए ये कौन सा रीजन है? कोंकण रीजन है, ठीक है। फिर इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कोंकण के बाद कन्नड़ रीजन मिलता है इधर की तरफ और फिर मालाबार रीजन मिलता है, ठीक है। लास्ट में आपको मालाबार रीजन मिलता है। अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोरोमंडल मिलता है, जो तमिलनाडु वाला पोर्शन है, इधर कोरोमंडल हो गया आपका, और ऊपर आपको नर्दर्न सरकार मिलता है और उसके ऊपर उत्कल कोस्ट है। तो परीक्षा में ऐसे ही पूछ लेता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, ऐसे करके, या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए। तो आप याद रखिएगा कच्छ के बाद काथियावाड़ है, फिर कोंकण है, फिर कन्नड़ है, फिर मालाबार है। इधर की तरफ हम आएंगे तो इधर उत्कल कोस्ट है, फिर आपका इधर अगर हम देखेंगे उत्कल वाला रीजन है, फिर यहाँ पर नॉर्दर्न सरकार है जिसमें कि आपका आंध्र कोस्ट भी है, और फिर सबसे आखिरी में आपका कोरोमंडल कोस्ट है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रश्न पे। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जल प्रपात दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज दिए गए हैं, वाटरफॉल दिए गए हैं। लिंग सियोंग, मिन मुट्टी, बरकानो,
फिर उसके बाद पुणे। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा वाटरफॉल कहाँ पर है। तो लिंगसियांग अगर देखें हम तो थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये कहाँ पर होगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होगा ना। तो यहाँ पर महाराष्ट्र दिया है, कर्नाटक दिया, केरल दिया और मेघालय दिया है। तो नाम से लिंगसियांग है तो मेघालय हम मान के चल सकते हैं। मिन मुट्टी की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर है, ये मुट्टी इस तरीके के आपके साउथ में पाए जाते हैं। ठीक है, मुट्टी, ठीक है, मुट्टी ऐसे करके। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका केरल में है। ठीक है, बरकाना कर्नाटक में है, पुणे महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्लास, अब यहाँ पर कुछ और जैसे हम वाटरफॉल देख लेते हैं, जलप्रपात देख लेते हैं। जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, फिर याद रखिएगा नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ है, मेघालय में है। दूध सागर कहाँ पर है, कई बार पूछा है, गोवा में है। ठीक है, फिर उसके बाद नो संगी थियांग जलप्रपात कहाँ पर है, मेघालय में है। थलाईयार जलप्रपात कहाँ है, तमिलनाडु में है। बरेही पानी जलप्रपात कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ये भी कुछ वाटरफॉल्स आप याद रखिएगा क्लास, जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे और भी अगर हम देखें कुछ ज्यादा तो यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, ये भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। कुंचिकल जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है, झारखंड में है। क्लास वाटरफॉल से भी रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में आता है, तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ एक बार ध्यान से इसको प्लीज सुन लीजिएगा आप लोग। कुंचिकल कहाँ पर है, कर्नाटक में है, बोलिए। हुंड्रू कहाँ पर है, झारखंड में है। कपिलधारा कहाँ पर है बताओ, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है, इतने वाटरफॉल आज की क्लास में आपको याद हो जाने चाहिए, यहाँ वाले। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। दूसरा जो हमने डिस्कस किया, कुंचिकल कर्नाटक, हुंड्रू झारखंड, कपिलधारा मध्य प्रदेश, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़, और यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया वो। तो इतना आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम और आने वाली क्लासेस में हम और वाटरफॉल को डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर टर्शरी क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको बताना है। ये चट्टानें दक्कन के पठार में पाई जाती हैं। इस क्रम की चट्टानों में निम्न स्तरीय कोयले के निष्पेक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो टर्शरी आपके ऑर्डर की जो रॉक्स हैं, ये मेनली आपके डेक्कन प्लेटो में पाई जाती है, पूछा गया है। और यहाँ पर जो कोल डिपॉजिट है वो बहुत ही कम है, लो लेवल के। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर क्लास जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया ये आपका गलत है। ठीक है, दक्कन के पठार में टर्शरी आपके रॉक्स नहीं पाए जाते हैं। अगर हम टर्शरी क्रम की चट्टानों की बात करें, ठीक है, तो ये आपके हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि दक्कन के उसमें। यहाँ पर जो कोयला है मिलता भी है वो बहुत लो लेवल का होता है, ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया कौन सा आपका पूछा गया, फॉल्स। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लास। सबसे पहले देखिए जो आपकी टर्शरी क्रम की चट्टानें हैं वो ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे मैप में तो ये वाले रीजन में हमको टर्शरी चट्टानें मिलती है, तृतीय काल की चट्टानें। ठीक है, और ये जो टर्शरी चट्टानें हैं, जो टर्शरी काल है अगर हम बात करें तो ये टर्शरी काल में बनी है टर्शरी चट्टानें। इनको हमने 5 कल्प में वर्गीकृत किया है। ठीक है, पैलियोसीन में, इयोसीन में, ठीक है, ओलिगोसीन में, मायोसीन में और प्लायोसीन में। ये याद रखिएगा, 5 कल्प में 5 उसमें ये डिवाइडेड है, 5 पीरियड्स में ये डिवाइडेड है। इंग्लिश में भी ये पैलियोसीन ही कहलाएगा, ये इयोसीन ही कहलाएगा, ओलिगोसीन ही कहलाएगा, मायोसीन ही कहलाएगा और प्लायोसीन ही कहलाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो टर्शरी चट्टानें हमको इधर हिमालयन रीजन में मिलती है, और अगर टर्शरी चट्टानों की हम निर्माण की बात करें तो ये जो टर्शरी पीरियड है उसको हम 5 पीरियड्स में डिवाइड भी करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्लाइड पे देखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं महान हिमालय की, ठीक है, ग्रेट हिमालय की, तो आपको पता है ये कौन सा रीजन है, ये ग्रेट हिमालयन रीजन है। ठीक है,
याद रखिएगा। अब जो ग्रेट हिमालयन रीजन की जो चट्टानें हैं वो आपके ओलिगोसीन पीरियड में बनी है। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछा जाता है, ओलिगोसीन में बनी है यहाँ पर जो ग्रेट हिमालयन रीजन की चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिए मध्य हिमालय, ये वाला जो सेकंड वाला इधर आपको दिख रहा है पर्पल कलर से, ये आपका मध्य हिमालय है। तो ये मिडिल हिमालय की जो चट्टानें हैं, याद रखिएगा मिडिल हिमालय की जो चट्टानें हैं वो आपका बना है मायोसीन में। ठीक है, याद रखिएगा MM, मैंने आपको बताया भी है, MM याद रखिएगा। इधर जियो गो से याद रख सकते हैं। और फिर जो आपको आउटर रेंज दिखती है थर्ड वाली, शिवालिक रेंज जिसको कि हम बोलते हैं, सब आउटर रेंज है ना ये आपका कब बना है शिवालिक रेंज। यहां पे मैं शिवालिक लिख दे रही हूं, शिवालिक रेंज ये आपकी बनी है पिलियोसीन में। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका ओलिगोसीन में, ये मायोसीन में, और शिवालिक रेंज पिलियोसीन में, पाइलोसीन या पिलियोसीन जो भी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जब ओलिगोसीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा ग्रेट हिमालय, ठीक है, मायोसीन में मिडिल हिमालय, और प्लायोसीन में हमारा शिवालिक रेंज फॉर्म हुई है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, सातवां प्रश्न देखिए, भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों में विविधता है। दूसरा आपको दिया गया, भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। तो देखिए क्लास, आपको पता है कि भारत में नेचुरल वेजिटेशन डाइवर्सिटी पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति में, नेचुरल वेजिटेशन में आपको पता है हम लोग एक डाइवर्स कंट्री है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पर्णपाती वन, सदाबहार वन, ठीक है, अलग अलग तरीके के वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। अभी मैप में मैं आपको दिखाऊंगी भी। लेकिन इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया दिया गया है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का है। बताइए उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का है। ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका गलत है। अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं सर्वाधिक उसमें। तो यहाँ पर आपका जो पहला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्लास देख लीजिए, ये भारत का नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर दिखाया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। भारत दिख रहा है आपको, ये जो रीजन है सबसे लार्जेस्ट वाला देखिए यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन है, जो एक समय पे अपने जो पत्तों को क्या कर देते हैं, झाड़ देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। आप देखते हैं ना, जब फरवरी का समय आता है और ये मार्च अप्रैल मई में इधर के समय जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, और फिर जैसे ही रेनफॉल होती है फिर वो हरे भरे हो जाते, तो पर्णपाती, ठीक है, अपने पत्तों को गिरा देते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैप से क्लियर है, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ये देखिए, ये पूरा रीजन जो है पर्णपाती का है। ठीक है, अच्छा, इधर अगर हम देखेंगे ये ऊपर वाला रीजन है, इधर देखिए, इधर लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला रीजन, तो यहाँ पर आपका थोड़ा ठंडा रहता है, तो यहाँ पर आपके माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पर्वतीय। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पर्वतीय वन दिखते हैं, वनस्पतियां दिखती हैं। ठीक है, इधर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी इधर की तरह। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। अच्छा, अब अगर हम पूछें आपसे कि भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। सदाहरित वन की बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको इधर की तरफ, यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं एक बार दिखाती हूँ, ये रीजन जो है, जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, इधर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदाबहार वन मिलते हैं, ये इस वाले रीजन में। तो ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। चलिए, यही चीज मुझे आपको बतानी थी, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो याद रखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको कि हम उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन कहते हैं। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट में आपको मिलता है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। चलिए, 8वां प्रश्न हम देखते हैं। जब भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था? तो बताइए कौन था और कब अपनाई गई थी? 1991 का समय था ना, हमने एलपीजी की बात की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
तो उस समय पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था। तो बताइए, मनमोहन सिंह थे, या फिर आर एन मल्होत्रा थे, या वेंकटेरमन थे, या फिर वाई वी रेड्डी थे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर एस वेंकटरमन जो थे वो आरबीआई के आपके गवर्नर थे। सी आपका सही उत्तर है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे नरसिम्हा राव थे। ठीक है। और केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? आप सभी को पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए क्लास, क्या है यहाँ पर? गरीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, निरपेक्ष गरीबी की बात की गई है और दूसरा आपका बोला गया है सापेक्ष गरीबी की, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात की गई है और रिलेटिव पॉवर्टी की। मैं एक बार बता दूं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष गरीबी। और रिलेटिव पॉवर्टी को हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, याद रखिएगा, गरीबी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका सत्य कथन है। तो यहाँ पर देखिए, निरपेक्ष गरीबी को हेड काउंट विधि से मापा जाता है और भारत में गरीबी मापन हेतु सापेक्ष गरीबी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है? तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, भारत में गरीबी मापन हेतु सापेक्ष गरीबी विधि का प्रयोग किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका गलत है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में हम लोग निरपेक्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, निरपेक्ष गरीबी में हम क्या देखते हैं? निरपेक्ष गरीबी की जब हम बात करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो न्यूनतम आय या फिर अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होती है, ये न्यूनतम आय, किसी की आय इतने से कम है तो उसको हम गरीबी रेखा में रखते हैं। हमने जब आपसे डिफरेंट कमिटीज की बात की थी तो मैंने आपको बताया था ना, इस कमिटी ने ये रिकमेंड किया था कि अगर इस लाइन से नीचे, जैसे 32 रुपीज से अगर किसी की इनकम कम है तो उसको हम गरीबी रेखा के में रखेंगे। ठीक है, गरीबी एक बिलो पॉवर्टी लाइन हम रखेंगे, उसको हम गरीब मानेंगे। तो वही चीज बोली गई है, जब भी हम निरपेक्ष गरीबी की बात करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं, तो इसमें हम न्यूनतम आय लेते हैं अथवा उपभोक्ता स्तर पर हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? और यहाँ पर एब्सोल्यूट गरीबी में हम लोग हेड काउंट विधि का यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा आपका गलत है और पहला आपका सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार व्याख्या भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ ताकि अगर कहीं पे भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखिए, गरीबी को हम दो रूप में देखते हैं, एक सापेक्ष गरीबी और एक निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, जब हम निरपेक्ष गरीबी की बात करते हैं, एब्सोल्यूट गरीबी की बात करते हैं, तो निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम आय अथवा उपभोक्ता स्तर पर आधारित होती है। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कहा जाता है। जो मैंने आपको बता दिया कि अगर बोला गया 32 रुपीज से कम अगर कोई कमा रहा है तो हम उसको गरीबी रेखा के नीचे रखेंगे, उसको हम गरीब मानेंगे। तो ये किसमें होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम इसे देखते हैं। यहाँ पर उस रेखा से नीचे वाले को देखिए, इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीबी या गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। गरीबी के इस प्रतिमान में हेड काउंट अनुपात का प्रयोग किया जाता है। हेड काउंट अनुपात समाज में लोगों का वह अनुपात है या प्रतिशत है, परसेंटेज है, जिनकी आय या खर्च गरीबी रेखा से नीचे रहती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या होता है? उन लोगों का अनुपात होता है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे, जिनकी आय है या खर्च है। सापेक्ष गरीबी की बात करेंगे, रिलेटिव गरीबी की, तो तब मौजूद होती जब किसी विशेष देश में घरेलू आय औसत आय से कम होती है। क्या? जब घरेलू आय औसत आय से कम होती है तो हम कहते हैं वहां पर सापेक्ष गरीबी है। ठीक है, एक तुलना की जा रही, रिलेटिवली कहा जा रहा है, सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। और इनका प्रयोग मेनली विकसित देशों द्वारा किया जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा। तो ये चीज क्लियर हो गई क्लास, हिंदी इंग्लिश दोनों को। ठीक है, बस आप नाम से अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आप देखो एब्सोल्यूट है, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए, और रिलेटिव है। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब क्या? हमने एक लिमिट तय कर दी, एक लाइन बना दी और कह दिया इस लाइन से कम खर्च, मतलब इतने एक्स रुपीज से कम जो खर्च कर रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है। एब्सोल्यूट हमने एक लाइन लिमिट तय कर दी। रिलेटिव मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घरेलू आय और औसत आय
के को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिवली बात कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव हो गई। ठीक है, ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा यूज किए जाते हैं और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का हम भारत में प्रयोग करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी अब। चलिए 10वां प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रधान उधार दर के स्थान पर किस वर्ष आधार दर की शुरुआत की गई? प्राइम लेंडिंग रेट की जगह कब हमने बेस रेट का प्रयोग करना शुरू कर दिया? तो यहां पर बताइए कब हुआ? 1999 में, 1984 में, 2003 में कि 2010? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर डी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, प्राइम लेंडिंग रेट में क्या होता था कि जैसे कभी कोई ग्राहक आया, उसको लोन लेना है कस्टमर को, और बैंक को पता है ये जो कस्टमर है ये बहुत बड़ा, इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो वो चाहे, अब कोई भी बैंक चाहेगा कि जो बड़ा कस्टमर है, ठीक है, वो हमारे बैंक से ही आकर लोन ले। ये चीज क्लियर है ना? बड़े कस्टमर को हम अट्रैक्ट करना चाहेंगे तो वो क्या कहेगा कि आप चिंता मत करिए, हम जो इंटरेस्ट रेट है, जो लेंडिंग रेट है, हम उसको थोड़ा कम कर देते हैं, हम आपके अकॉर्डिंग उसको लेंडिंग रेट को सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसी चीज को बाद में प्राइम लेंडिंग रेट को हटाकर बेस रेट की बात की गई। मैंने आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए, प्रधान उधार दर वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्य बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिस दर पर। ठीक है, इस प्रकार के ऋणों में जोखिम बहुत कम होते हैं और प्रधान उधार दर को ही बेंचमार्क प्रधान उधार दर करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को बाद में हटा दिया गया था और बेस रेट का, और बाद में और भी चेंजेस किए गए हैं, वो कभी हम लोग इकोनॉमिक की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए 11वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रथम ज्ञान संगीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो देखिए, यह संगीति वल्लभी में आयोजित की गई थी। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में तो कोई विवाद नहीं है, एक ही लैंग्वेज में मैं पढ़ती हूँ। दूसरा आपको दिया गया है, इस संगीति में जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। तो आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट है। तो देखिए क्लास, जो प्रथम जैन संगीति थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? वो आपकी वल्लभी में नहीं आयोजित हुई थी। याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, और इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, याद रखिएगा। और इस संगीति में जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। श्वेतांबर मतलब कौन? जो श्वेत वस्त्र के, श्वेत रंग के, सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर मतलब जो किसी भी तरीके के वस्त्र धारण नहीं करते। दिगंबर मतलब जिनका आसमान जिनका वस्त्र है, मतलब कोई भी वस्त्र ये धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर जो लोग व्हाइट कलर के वस्त्र धारण करते हैं, इसमें महिला भी शामिल होती हैं, लेकिन दिगंबर में महिलाएं नहीं शामिल होती हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये थोड़ा जो होता है वो उतना रिजिड नहीं होता, दिगंबर बहुत रिजिड होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? पहला तो आपका गलत है क्योंकि पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, और दूसरा आपका जो है वो सही है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। एक बार हम लोग यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी में किया गया था। इस संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस संगीति में जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। वल्लभी गुजरात के कातियावाड़ में स्थित है। यहाँ पर द्वितीय जैन संगीति आयोजित की गई थी। जब हम वल्लभी की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड बुद्धिस्ट जैन काउंसिल हुई थी, याद रखिएगा, जैन संगीति। और इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? नागार्जुन सूरी थे। और यह संगीति जैन धर्म के ग्रंथों को पुनः संकलित करने के लिए हुई थी। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चयन करना है। यहाँ पर आपको फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखिए, पहला क्या दिया गया है? इसने 78 ईस्वी में विक्रम संवत चलाया था और इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कनिष्क की, यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो इन्होंने यहाँ पर दिया गया है कि 78 जो था वो आपका विक्रम संवत चलाया था। बताइए ये सही है कि गलत है? तो यहाँ पर ये विक्रम संवत नहीं होगा, यहाँ पर शक संवत होगा। ठीक है, यही गलत है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में विक्रम संवत नहीं बल्कि शक संवत चलाया था। यहाँ पे शक संवत, तो ये तो आपका गलत हो गया।
इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो ये आपको पता है, ये चीज सही है। तो यहाँ पर फॉल्स पूछा गया है, इस वजह से आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता है, किंतु रप्तक शिलालेख के बाद यह चौथा शासक, इसमें यह चौथा शासक बताया गया है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को जीतकर उसे अपने अधीन किया था और वहां से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध के कमंडलू को प्राप्त किया था। तिब्बत की बौद्ध अनुश्रुति में भी कनिष्क के साकेत विजय का उल्लेख है। अच्छा, इसके दरबार में कई विद्वान थे, जैसे आपके अश्वघोष, वसुमित्र, नागा अर्जुन, चरक, ठीक है, मथारा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, और आपको पता है कनिष्क के समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। 13 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद मुगल काल में फारसी भाषा में नहीं किया गया था? तो जल्दी से बता दीजिए किसका नहीं किया गया था। पंचतंत्र का, रामायण का, राग दर्पण का, सिंहासन बत्तीसी का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। यहाँ पर पंचतंत्र की हम बात करें, पंचतंत्र की, रामायण की, राग दर्पण की और सिंहासन बत्तीसी की। तो यहाँ पर सिंहासन बत्तीसी, रामायण और इसका आपका फारसी में अनुवाद किया गया था। लेकिन राग दर्पण की अगर हम बात करेंगे तो राग दर्पण का फारसी में अनुवाद ना किसके समय में किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय में किया गया था, ना कि मुगल शासन में किया गया था। ये चीज याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के समय में। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर भी आज हम व्याख्या देखेंगे, क्योंकि व्याख्या में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे पंचतंत्र की जब हम बात करते, पंचतंत्र याद रखिएगा, मैंने बोल दिया था पंचतंत्र का तंत्र का फारसी में अनुवाद जो है वो मुगल काल में अनवर ए सुलेही नाम से अब्दुल फजल ने किया था। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अनवर ए सुलेही जो है वो मतलब आपका किसका अनुवाद है? तो याद रखिएगा पंचतंत्र का, ठीक है, जिसका की अनुवाद किसने किया था, अब्दुल फजल ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद जो था वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये याद रखिएगा क्लास, जो मैं बता रही हूँ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद भी मुगल काल में अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा ही किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। तो किसने किया था ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको से डिस्कस भी कर लिया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मुगल काल में किसका काल फारसी साहित्य के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे मुगल काल में अकबर का काल फारसी साहित्य के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 14 प्रश्न। देखिए, एक तरफ आपको विद्रोह दिया गया है क्लास, दूसरी तरफ आपको क्या दिए गए हैं, नेता दिए गए हैं। तो बताइए, चेंचू विद्रोह, रमौसी विद्रोह, फिर खोन विद्रोह और खासी विद्रोह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपके पास लूसेंट बुक होगी तो वहां पर आपको विद्रोह दिए गए हैं, तो पीछे एक चार्ट बना हुआ है, वहां से आप याद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा पूछेगा, क्योंकि कौन से नेता थे, किस वर्ष में हुआ था और ज्यादा से ज्यादा किस चीज से रिलेटेड था। इससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न परीक्षा में नहीं बना है। तो आप लूसेंट से ये सब टॉपिक थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम बात करते हैं सबसे पहले चेंचू विद्रोह की, तो चेंचू विद्रोह से रिलेटेड कौन थे? तो चेंचू विद्रोह से रिलेटेड आपके थे मोतीलाल तेजावत। ए का सेकंड आपका सही है, 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। जैसे ए का सेकंड दिया गया, बी का फर्स्ट हमको मालूम चल गया। तो रमौसी विद्रोह किससे रिलेटेड है? चित्तर सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई। अब आपका खोंड विद्रोह है। खोंड विद्रोह जो है वो कब हुआ था, मतलब किसने इसको लीड किया था? ठीक है, अगर आपका पूछेगा कब हुआ था तो आप याद रखेंगे 1832 से 1856 के मध्य आपका खोंड विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था चक्र बिसाई ने। ठीक है, और खासी विद्रोह का नेतृत्व आपका तीरथ सिंह ने किया था। तो सी का 4th हो गया और डी का 3rd हो गया, तो उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, 15th प्रश्न में।
निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? डायरेक्ट प्रश्न है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? आरसी दत्त द्वारा, जिनको कि हम रमेश चंद्र दत्त कहते हैं, दादा भाई नरोजी द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए क्लास? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है आरसी दत्त। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया है। और आपको पता है, हम दादा भाई नरोजी की बात करें, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, इन्होंने 1901 में, कब याद रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है, 1901 में द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नरोजी द्वारा लिखा गया है। लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले आने वाले समय में किस वर्ष में लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखेगा। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। अगला हम देखते हैं 16 प्रश्न। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। उन्होंने ज्ञान एवं कर्म दोनों पर जोर दिया था। दूसरा आपको दिया गया है उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। और तीसरा आपको दिया गया उनके अनुसार मुक्ति पाने के अनेक मार्ग हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्या है बताइए? सबसे पहला प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वो स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो परमहंस के शिष्य थे, आपको पता है ये। ठीक है, उन्होंने ज्ञान एवं कर्म दोनों पर जोर दिया था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, बताइए, ये भी आपका सही है। ठीक है, फिर उनके अनुसार मुक्ति पाने के अनेक मार्ग हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तीनों ही सही है। अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न। भारत में आम चुनाव दिसंबर 1945 के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? सत्य कथन आपको बताना है। इस चुनाव के समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। दूसरा आपको दिया गया इस चुनाव के बाद पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। तो यहां पर आपका क्या सही होगा बताइए क्लास? तो यहां पर अगर हम देखेंगे 1945 के चुनाव की बात की गई है, तो यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट जो दिया गया है वो आपका सही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी जो है वो आपका उत्तर होगा, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर अगर आप व्याख्या पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए दिसंबर 1945 में ब्रिटिश भारत में आम चुनाव हुआ। शिमला सम्मेलन जो हुआ था उसकी असफलता से धराशायी कुछ राजनीतिक प्रगति की उम्मीदें ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता में आने के साथ एक बार फिर आपकी पुनर्जीवित हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या दिया था? आपको कंजर्वेटिव पार्टी दिया था। तो याद रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी को हटाकर अब कौन सी पार्टी की सत्ता बनी है? लेबर पार्टी की सत्ता बनी है। ठीक है, और कांग्रेस को मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और बरार और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के प्रांतों में सरकार बनाई कांग्रेस ने। ठीक है, पंजाब में यद्यपि मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, परंतु पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया था कि आफ्टर इलेक्शन मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी पंजाब में, वो आपका गलत है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पंजाब में अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग बड़े दल के रूप में उभरी थी। ठीक है, लेकिन वहां पर आपका अकालियों की और यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, ना कि मुस्लिम लीग की। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कैबिनेट को राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो बताइए, कैबिनेट को स्टीयरिंग व्हील ऑफ स्टेट शिप किसने कहा है? ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। लावेल ने, आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है, रैमजे मेयोन ने, या फिर गेलस्टोन ने? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने कहा है? तो रैमजे मेयोन ने कहा है। सी आपका सही उत्तर है।
अब यहाँ पर क्लास कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगी। जैसे लॉवेल के अनुसार कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है, याद रखिएगा, परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है। रेमेजे मेयोर ने क्या कहा है, या राज्य रूपी जहाज की स्टीयरिंग है, ठीक है। फिर सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा है कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है और ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। ग्लैडस्टोन ने क्या कहा है कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अगला हम देखते हैं 19वां प्रश्न। समानता एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं, पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं, ये पूछा गया है। समानता 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं। आसान प्रश्न है ना क्लास, बताइए। तो अगर हम संसद के सत्र की बात करें, सेशंस की बात करें, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 85 है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कितने सेशंस होते हैं आपको पता है, एक बजट सेशन होता है जो कि अभी बजट सेशन हम देखते हैं ना, फिर आपका मॉनसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। तो कितने सेशन होते हैं बताइए, 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा निम्नलिखित किन 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था। तो बताइए किन 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था, सिंध, पंजाब, उड़ीसा, असम। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, 1935 वाला आपका इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपके सिंध प्रांत का और किसका, उड़ीसा का 1 और 3 नए प्रोविंस बने थे। तो 1 और 3 किस में दिया है, डी में दिया है। तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। मुंबई से एक प्रांत अलग करके कौन सा प्रांत बनाया गया, सिंध प्रांत बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई से प्रांत को अलग करके सिंध प्रांत बनाया गया और बिहार और उड़ीसा का विभाजन करके कौन सा एक अलग प्रांत बनाया गया, वो आपका ये उड़ीसा, मतलब बिहार का अगर हम देखेंगे, बिहार का विभाजन करके उड़ीसा प्रांत का निर्माण हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे अलग अलग प्रांत बनाए गए। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो याद रखिएगा उड़ीसा और सिंध का। यहां पर एक चीज और जो आपके परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं द्वैत शासन की, ठीक है, डायरकी की, तो डायरकी आपके प्रोविंस से हटाकर स्टेट में लगा दी गई, किस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। वहीं पर अगर आपसे पूछेगा कि डायरकी प्रोविंस में किस एक्ट के थ्रू लगाई गई थी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के थ्रू। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, इतनी चीजें तो मैंने आपको बता दी है। यहां पर देखिए, इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित भी किया था, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर किया था। इन्होंने 3 सूचियों की बात की थी, अभी भी आप देखते हैं हम 3 लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी हमने 3 लिस्ट की बात की थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अगर आपसे पूछेगा ना कि ये डिवीजन ऑफ पावर की बात कहां से ली गई है, तो आप याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 21वां प्रश्न हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में निर्णय दिया था कि नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो किसमें ये बोला गया था बताइए, इन which case did the Supreme Court rule that the fundamental right would be effective in a conflict of directive principle एंड फंडामेंटल राइट्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके प्रभावी होंगे। तो चंपक, दौराई, राजन वाद में, या फिर आईआर कोहिलोलो वाद में, या फिर मेनका बनाम भारत संघ वाद में, या फिर रामजेठ मलानी वाद में। तो यहां पर आपका सही उत्तर है चमकम, दोराई, राजन वाद में, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। तो यहां पर देख लीजिए, चमकम, दोराई, राजन बनाम मद्रास राज्यवाद वर्ष 1951 में
सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया था कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम मिनर्वा मिल्स केस की बात करते हैं तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया था कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन पर टिका हुआ है। ये तो ये याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि किस बाद में बोला गया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर टिका हुआ है, तो वो मिनर्वा मिल्स बाद में बोला गया था। तो दोनों ही चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। चलिए 22वां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, लोकसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा की संरचना, वार्षिक वित्तीय वितरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप सभी को पता है कि जब बजट की बात करते हैं तो हमारे संविधान में कहीं पर भी टर्म बजट मेंशन नहीं है। ठीक है, उसकी जगह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके के बारे में हमने किस अनुच्छेद में हम बात करते हैं? हम बात करते हैं 112 में। तो डी का फोर्थ आपका होगा, डी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। ठीक है, अब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ये 312 में होगा। ए का सेकंड यहां दिया गया है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आसान प्रश्न है, इसको मैं बोलूंगी। 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। फ़ारेनहाइट पैमाना ताप मापने का पैमाना है। वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ाने से घटता है। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है। यहाँ पर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग ताप बढ़ाने से घटता है, तो ये आपका सही है कि गलत। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इन एयर वो डिक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा खाली। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ये आपका एयर है। ठीक है, हम एयर मान रहे हैं, आपको पता है एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं एयर में। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी आएगी और ये मॉलिक्यूल और तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, और जब ये मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो जो साउंड वेव है वो और तेजी से आपकी ट्रेवल करेगी। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होगा, जो साउंड है, ये जो लिखा हुआ था आपका, जो साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वो डिक्रीज नहीं करेगा, बढ़ेगा। समझ में आया ना क्लास? देखिए, एयर जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर में जो मॉलिक्यूल है उनके पास एनर्जी आएगी और वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, और जितनी तेजी से वो वाइब्रेट करेंगे उतनी ही तेजी से जो साउंड वेव है आपकी, वो ध्वनि जो है, तरंगे हैं, वो उतनी तेजी से ट्रेवल करेंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोर धातु है, प्लैटिनम सबसे कठोर अधातु है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ट्रू है? तो क्लास बता दीजिए। जो डायमंड है वो हार्डेस्ट मेटल ऑफ ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट है और प्लैटिनम हार्डेस्ट नॉन मेटल है। यहाँ पे क्या गलती कर दी है? इंटरचेंज कर दिया ना। डायमंड की बात करेंगे तो ये हार्डेस्ट नॉन मेटल है। ठीक है, और जो प्लैटिनम है वो हार्डेस्ट मेटल है। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी आपका सही नहीं है। डायमंड आपका क्या धातु थोड़ी है। ठीक है, ये एक अधातु है। ठीक है, कठोर है, अधातु है। ठीक है, प्लैटिनम जो है वो धातु है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, और प्लैटिनम की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर प्लैटिनम सबसे कठोर आपका अधातु जो दिया है ना, ये याद रखिएगा, प्लैटिनम सबसे नरम धातुओं में से एक है। इसी वजह से हम लोग प्लैटिनम का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर प्लैटिनम जो है वो अधातु तो नहीं है, ये तो धातु है, लेकिन ये एक नरम धातु है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लैटिनम का यूज, कहते हैं ना प्लैटिनम की ज्वेलरी चाहिए, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आसानी से हम उसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। और हीरे की बात करते हैं तो ये सबसे कठोर अधातु है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए 25 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर आपको समिट दिए गए हैं। रियो अर्थ समिट, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लिमिट टू ग्रोथ। ये तो मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को थक गई हूँ। अब अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि मैम मेरा ये प्रश्न गलत हो गया, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी बताइए। ये तो अब आप लोग को रट गया होगा ना।
रियो समिट की बात करते हैं क्लास, तो जल्दी से बता दो कब हुआ है। 1992 में हुआ है, ब्राजील में हुआ है, ठीक है। और आपको पता है इसी में एजेंडा 21 भी आपका आया था, याद रखिएगा, सब परीक्षा में पूछा जाता है। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं क्लास, तो आपको पता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड है ना, ये चीज क्लियर है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है, जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये 1987 में इस पे हस्ताक्षर किया गया था। किस चीज से रिलेटेड था? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड था, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड था। लेकिन ये आपका इन्फोर्स कब हुआ है? 1989 में हुआ है। और लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो है वो आपकी कब आई है बताइए? 1972 में। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा? सबसे पहले आपका लिमिट टू ग्रोथ होगा, ठीक है, 1972 में। तो फोर्थ आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? फोर्थ यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। उसके बाद आपका ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के बाद आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इन्फोर्समेंट है, और फिर रियो अर्थ समिट है। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया है। 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुने। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के जिस खोल में बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? बेटियम कहते हैं। और फिर मस्तिष्क का सबसे ऊपरी आवरण आपका मेनिनजिस कहलाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? बताइए क्लास। तो यहां पर बेटियम कहते हैं क्या उसको? मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के जिस खोल में बंद रहता है उसको हम बेटियम कहते हैं? नहीं, उसको हम बेटियम नहीं कहते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं क्लास? उसको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, जो अस्थियों के खोल में रहता है, वो हम क्रेनियम में बंद रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर मैं लिख भी देती हूं, क्रेनियम, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो गया। और दूसरा जो आपको दिया गया है, यहां पर आपको असत्य कथन चुनना है ना, यहां पे देखिएगा, मस्तिष्क का सबसे ऊपरी आवरण मेनिनजिस कहलाता है। तो ये आपका जो है ना, यहां पर जो मस्तिष्क को अगर आप देखेंगे क्लास, तो मस्तिष्क का जो आवरण है ना, वो चारों ओर से मेनिनजिस से घिरा रहता है। यहाँ पे मुझे आपके लिए एक पिक्चर लानी चाहिए थी, मैं लेके नहीं आई फोटो, लेकिन आप लोग देखिएगा तो जो यहाँ पे मेनिनजिस से घिरा रहता है। और जो आवरण है ना, उनको हम तीन अस्त्रों में विभाजित करते हैं। जो सबसे ऊपरी होता है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है। सबसे आंतरिक को पाया मैटर कहलाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर तो आपका दोनों ही गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका। यहां पे बोला गया है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दोनों ही है, सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। यहां पर बी दिया गया है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिए, इसको चेक कर लेते क्लास। मानव मस्तिष्क की बात की गई है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया क्रेनियम में ये बंद रहता है। इसका कुल वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। इसके चारों ओर मेनिनजिस का आवरण पाया जाता है, ठीक है, चारों ओर मेनिनजिस का आवरण पाया जाता है। यह आवरण तीन अस्त्रों का बना होता है। सबसे ऊपरी अस्तर ड्यूरा मैटर। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि मस्तिष्क का सबसे ऊपरी आवरण मेनिनजिस कहलाता, नहीं, जो ये मेनिनजिस से घिरा रहता है, और जो सबसे ऊपरी अस्तर होता है वो ड्यूरा मैटर कहलाता है, और सबसे आंतरिक अस्तर को हम पाया मैटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वही आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा गया है, तो बताइए। ग्राम मक्खी से पीत ज्वर होता है, ठीक है, क्यूलेक्स से प्लेग होता है, सी फ्लाई से हैजा होता है, सैंड फ्लाई से काला आजार होता है। तो यहां पर आपका कौन सा करेक्टली मैच्ड है?
हैजा की अगर हम बात करें तो हैजा किससे होता है? दूषित पानी पीने से, भोजन खाने से होता है, ठीक है, ना कि सी फ्लाई से। तो ये आपका गलत है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहां पर आपका पित्त दिया है, प्लेग दिया है, काला आजार दिया है, ठीक है। काला आजार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका किससे होता है? ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ये तो सही है। तो यहां पर ये तो आपका सही है, सुमेलित पूछा है तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 प्रश्न को देखते हैं। नगोया प्रोटोकॉल को वर्ष 2008 में अपनाया गया था। या आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत कानून समझौता है। तो यहां पर क्लास अगर हम देखेंगे नगोया जो प्रोटोकॉल था उसको कब एडॉप्ट किया गया था? 2008 में एडॉप्ट किया गया था। ये आपका सही है कि गलत है? तो याद रखिएगा नगोया को 2010 में जापान में अपनाया गया था, ना कि 2008 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये आपका गलत है, ये तो आपका गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, या आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत कानून समझौता है, ठीक है। इट इज अ फेयर एंड इक्विटेबल लीगल एग्रीमेंट ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ये आपका सही है। तो यहां पर ए आपका फॉल्स है, आर आपका गलत है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। तो चलिए सत्य कथन जल्दी से चुन लीजिए। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भावर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर अधिक हो जाती है और इस क्षेत्र में गन्ने और धान की खेती बहुतायत में की जाती है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर हम देखें जो नदर रीजन है उसको हम भाबर कहते हैं। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखेंगे क्लास तो 3 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है, भाबर, तराई और मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये याद रखिएगा। भावर और तराई जो है वो हमें नदन, मतलब अगर ये उत्तर प्रदेश है हमारा तो इधर की तरफ हमको भाबर और तराई रीजन मिलता है। ये चीज याद रखिएगा उत्तरी क्षेत्र को, ठीक है। तो यहां पर पहला तो आपका सही है। दूसरा जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो भावर है उसकी विड्थ जो है हम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जब मूव करते हैं तो वो इंक्रीज होती है यहां से यहां की तरफ। तो ये आप याद रखिएगा कि ये गलत है। वेस्ट टू ईस्ट हम जाएंगे तो ये पतली होती है, ठीक है, ना कि इंक्रीज होती है। और यहां पर देखिए शुगर केन और आपको पता है धान जो है उसकी खेती की जाती है। ये आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3 होगा। सी आपका सही उत्तर है। हम लोग देख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश का मैप तो नहीं है लेकिन देखिए, सबसे पहले आप देखिए मैदान का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। भाबर, तराई, ठीक है, फिर बांगर और खादर, ठीक है। तराई रीजन अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो ये आपका गोरखपुर वाला रीजन है, कुशीनगर वाला रीजन है, जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो तराई रीजन है, ठीक है। इधर की तरफ हम जाएंगे तो भाबर रीजन है। भाबर रीजन में बड़े बड़े पत्थर होते हैं जहां पर नदियां इन पत्थरों के नीचे से जाती है। तराई एरिया में दलदल हो जाता है जिसके कारण मच्छर बहुत होते हैं। और गोरखपुर रीजन में आपको पता है वो दिमागी ज्वर जिसको कि इंसेफेलाइटिस कहते हैं, इन्हीं के मच्छरों के काटने से बहुत होता है, ठीक है। तो उधर का बेल्ट आपका तराई रीजन है। और खादर रीजन कौन सा है? जहां पर हमें एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल को जब हम देखते हैं नदी घाटी, कोई भी नदी घाटी है क्लास, तो उसके बगल में जो सॉइल है वो खादर है। यहां पर हमको नई एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है, जलीय मिट्टी मिलती है। और जो पुरानी जलीय मिट्टी मिलती है वो आगे की तरफ मिलती है, उसको हम बांगर कहते हैं। अब आप खुद सोचो कोई ऐसी नदी है, ठीक है, नदी घाटी है, तो इधर में जो सॉइल होंगे वो आपके नए सॉइल होंगे। तो इनको हम लोग क्या, ये नई एलुवियल, न्यू एलुवियल सॉइल है और इसी को हम खादर कहते हैं। और पीछे की तरफ जो सॉइल होती है इसको हम बांगर कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? तो हमारा जो यूपी वाला अगर ऐसे बेल्ट है, मुझे मैप लाना चाहिए था, तो यहां पर जो है तो आपको पता है इधर बाबर और आपका तराई रीजन बेल्ट कहलाएगा। ये चीज क्लियर है ना क्लास? और फिर एलुवियल सॉइल जहां जहां गंगा जाएगी, आपको पता है गंगा नदी की घाटी के किनारे आपको जलीय मृदा मिलेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं तीसरा।
प्रश्न 30 प्रश्न 30वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो किस नगर में होती थी? अब ये लोग आए थे ब्रिटेन से, इन लोगों को गर्मी बहुत लगती थी। हाँ, गर्मी में तो क्या करेंगे, ठंडी जगह चले जाएंगे। देहरादून जाएंगे कि भोपाल जाएंगे कि लखनऊ जाएंगे कि नैनीताल जाएंगे? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है ए, नैनीताल। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। तो ये लोग अपनी जो राजधानी थी वो नैनीताल बना लेते थे गर्मी के समय में। चलिए 31, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो बता दीजिए कौन सा था। लखनऊ अखबार था, प्रयागराज अखबार था, कानपुर अखबार था या फिर बनारस अखबार था? तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर सबसे पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बनारस न्यूज़पेपर था। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। चलिए, इसका प्रकाशन कब स्टार्ट हुआ था? 1845 में स्टार्ट हुआ था। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। इब्राहिम लोदी द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा? तो आपको पता है जो आगरा नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बता दीजिए। सी आपका सही उत्तर है, सिकंदर लोदी द्वारा। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न कहूंगी मैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा है। ठीक है, अगर हम सिकंदर लोदी को देखें तो 1506 में उसने राजधानी को दिल्ली से आगरा हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, शिफ्ट कर दिया था। और 1504 में उसने आगरा की स्थापना की थी। 33 प्रश्न देखेंगे, जब पूर्ववर्ती फसल को काटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है तो उसे कौन इस कृषि कहते हैं? कौन सी कृषि कहते हैं? मतलब आप किसी जो फसल लगाई गई है उसको हार्वेस्ट करने के पहले ही दूसरी फसल लगा दीजिए। तो बताइए, उसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं कि कंटूर क्रॉपिंग कहते हैं या फिर एले क्रॉपिंग कहते हैं या फिर रिले क्रॉपिंग कहते हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इसे हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है कि पूर्ववर्ती फसल जो पहले की फसल लगी है उसे काटने से पहले ही हम क्या करते हैं, नई फसल को लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे मूंग, मक्का, आलू, गेहूं, इस तरीके से। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। 34 देखते हैं, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितने अंगों की वृद्धि हुई थी? तो बताइए, 139, 255, 690 या फिर 120? जनघनत्व की बात की गई है। तो 2001 में अगर हम जनघनत्व देखेंगे तो 690। ठीक है, और 2011 में अगर हम जनघनत्व देखेंगे तो कितना है? 829 है। तो दोनों को घटा लीजिए, 829 में से 690। तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो 139 आपका सही उत्तर है। अगला हम देखेंगे 35, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करिए। तो बताइए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है। तो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब अगर हम देखेंगे कहां पर है? MP में है, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है, फिर राजस्थान में है। ठीक है, तो अब अरेंज कर लो। तो मैंने तो अरेंज कर ही दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो सी आपका सही उत्तर है। चलिए क्लास, 35 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा करंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रिसेंट के करंट है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। केंद्र सरकार ने 1983 के बैच की सेवानिवृत्त किस IAS अधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो किसको UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रीति सूदन को। ठीक है, भारत 6 अगस्त से कहां में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति, याद रखिएगा, तरंग शक्ति की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। और तरंग शक्ति की मेजबानी भारत कहां करेगा? तो तमिलनाडु के सुलार में।
अगला देखते हैं, कौन अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिसर में इलेक्ट्रिक बस से शुरू करेगा? तो इलेक्ट्रिक बसें कहां पे शुरू होगी? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। पेरिस ओलंपिक में शूटर किसने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किए हैं? तो आपको पता है किसने किए हैं, ये तो बहुत ही आपकी पॉपुलर न्यूज है, मनु भाकर ने और सरबजोत सिंह ने। ठीक है, अगला देखते हैं, कहा के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, ठीक है, पेजेशकियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है? तो ईरान के हैं ये। किसको आर्मी की मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को। और आखिरी प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। यहाँ पर हमने 10-12 करंट अफेयर्स ही कवर किए हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे तो हम करंट अफेयर्स थोड़ा सा और इंक्लूड करेंगे अपने टेस्ट में। ठीक है, तो क्लास बताइएगा आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है हिंदी इंग्लिश मीडियम में? ठीक है, और आपको क्या स्लाइड ऑफ विजुअल है, वॉइस क्लियर है? ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े। ठीक है, मेहनत करते रहिए क्लास, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए परिश्रम करिए, पढ़ाई करिए, एकाग्रता के साथ सफलता आपको जरूर मिलेगी। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने।